Hello, Assalamu alaikum. My name is Adil Sami and I'm the CEO of Fortune Group of Companies and we are based in Istanbul, Turkey. आज की वीडियो में जो आप लोगों ने हमसे बड़ी मोहब्बत से सवालात पूछे हैं हमारी वीडियोस पे, तो उसके मैं कुछ जवाब दूंगा। तो अच्छा, एक पहला सवाल आया है मोहम्मद अजमल साहब की तरफ से कि अगर आप प्रॉपर्टी बाय करते हैं तो उसके ऊपर क्या हिडन चार्जेस आ जाते हैं, गवर्नमेंट फ़ीस, लॉयर फ़ीस, ईटीसी। तो देखें, इसमें पहले सिंपल सी चीज़ें ये सबको क्लियर हो जाएंगी। अगर आप $2.5 लाख की प्रॉपर्टी बाय करते हैं या 50,000 की या 1 लाख की, उसके ऊपर पहली फ़ीस तो आ जाती है 4%, जो कि रजिस्ट्री फ़ीस आ जाती है, जिसे हम तपू फ़ीस कहते हैं। ठीक है, उसके बाद आपका आ जाता है अगर वो प्रॉपर्टी रेजिडेंशियल है या कमर्शियल है, इट डिपेंड्स। 1% से लेकर 18% तक उसके ऊपर टैक्स हो सकता है। मिनिमम 1% टैक्स होगा, मैक्सिमम 18% टैक्स होगा। ठीक है, उसके अलावा इतना ज़्यादा कुछ टैक्स नहीं आता या इतनी ज़्यादा कोई कॉस्ट नहीं होती। बहुत ज़्यादा भी हुआ तो 1% मज़ीद चार्जेस लगते हैं, वो भी एक्सपर्टीज़ रिपोर्ट के और वो बाकी चीज़ों के। ठीक है, दूसरा सवाल आया है जी मोहम्मद इरफान साहब की तरफ से कि मुझे 2 बेडरूम अपार्टमेंट चाहिए 1.5 लाख लिरा में। अच्छा, तो फिर उनको हमारी टीम ने जवाब दिया कि हमारे पास जो मिनिमम 2 बेडरूम अपार्टमेंट है वो $60,000 से शुरू हो रहा है। तो फिर उन्होंने एक वेबसाइट का रेफरेंस दिया कि वहाँ पे तो मुझे काफ़ी सस्ते मिल रहे हैं ओल्ड बिल्डिंग्स में। तो देखिए, इसके ऊपर मैं एक अलग वीडियो भी बनाऊंगा कि पुरानी बिल्डिंग में घर ख़रीदा जाए, नई बिल्डिंग में घर ख़रीदा जाए। अभी ये जो यहाँ पे ज़लज़ला आया हमारे टर्की में, ठीक है, तो उसके बाद लोग बहुत ज़्यादा कॉशियस हो गए कि यार, और जितने भी इज़मीर में घर गिरे हैं, ये बिल्डिंग्स गिरी हैं, वो 11-12 वो सारी पुरानी बिल्डिंग्स थी। ठीक है, तो इसीलिए बी केयरफुल, आप अपनी जान का रिस्क नहीं ले सकते एक $10,000 या 50,000 लिरा की एक सस्ती प्रॉपर्टी ख़रीद के एक पुरानी बिल्डिंग में, क्योंकि वो बहुत बड़ा स्टेक है। तो अब हो क्या रहा है, गवर्नमेंट लाइसेंस चेक कर रही है अर्थक्वेक के, कि उन डेवलपर्स के जिनके लाइसेंसिंग पूरी है, ये उस स्ट्रक्चर के ऊपर बनाया है, सिर्फ उनको इजाज़त मिल रही है। तो ये बड़ा एक सीरियस सा इशू हो सकता है। इसके ऊपर एक अलग वीडियो भी बन सकती है कि क्या मामला हो सकते हैं। अच्छा जी, इसके अलावा ये साथ साथ मैं देखता भी जाता हूँ, जो जो सवाल फिर आते जा रहे हैं वो आपसे डिस्कस भी होते रहेंगे। अच्छा, एक सवाल बड़ा हमें आता है और बार बार टीम कहती है, लोग हमें कहते हैं आप स्कैम हैं या आप झूठ बोल रहे हैं। मैं कहता हूँ आए मेरे पास ऑफिस आके मुझसे मुलाकात करें। ठीक है, तो सीधी सी बात है, इसमें कोई ढकी छुपी बात नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह ये लोग, एक सवाल कल इन्होंने मुझे बताया, जो हमारी लास्ट स्कैम वाली वीडियो थी, कि हम किस पे किस तरह भरोसा करें, हमें कैसे पता चले कि किसी पे क्या भरोसा करना है। इस तरह अगर आप इस डिलेमा में रहेंगे, आप अपने ऊपर भी भरोसा नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये इट्स अ मेजर इशू। जिन लोगों को भरोसा नहीं होता, उनको अपने ऊपर भी भरोसा नहीं होता। सीधे हाथ से देते हैं, उल्टे हाथ पे भरोसा नहीं, उल्टे हाथ से देते हैं, सीधे हाथ पे भरोसा नहीं है। तो किसी ना किसी पे तो हमें भरोसा करना होता है ना। ठीक है, हम अल्लाह पे भरोसा करते हैं, बाकी अल्लाह पाक खुद ही आसानियाँ पैदा फरमाने वाला है। अब भरोसा किस तरह किया जाए? भरोसा ऐसे किया जाए जो लेजिट कंपनीज हैं, जिनकी प्रॉपर यहाँ पे ऑफिस हैं, प्रॉपर स्टाफ है, प्रॉपर नाम है, प्रॉपर एक क्लाइंटल बेस है, एक अच्छा उनसे माशाल्लाह क्लाइंट राज़ी है। हाँ, कुछ क्लाइंट्स मैं बिल्कुल कहूँगा आप सबको राज़ी नहीं कर सकते, 100% बात है। आप किसी भी कारोबार में ले लें, आपसे 100% क्लाइंट्स राज़ी नहीं होंगे, मगर वो देखा जाता है कि जो जिस साइड पे ज़्यादा आपके माशाल्लाह जाते हैं। अगर आपकी तरफ माशाल्लाह ज़्यादा नाराज़ क्लाइंट्स हैं तो उनसे बचें, मगर अगर माशाल्लाह से आपकी तरफ जो क्लाइंट्स आ रहे हैं वो राज़ी हैं आपसे, 100 में से हो सकता है 99 या 98 राज़ी हैं, तो वो उन साइड पे जाया जाए। एक आधे में कहीं ना कोई ग्लिचेस आ जाती हैं, वो हमारी तरफ से नहीं आती, वो सिस्टम की वजह से आती हैं। हम तो पूरी कोशिश करते हैं कि जितना हमसे हो सके। कोविड की में हमने माशाल्लाह बहुत सेल्स की, उसमें एक केस हमारा था ये सऊदी अरब वाला, उसमें हमें तपू नहीं मिल पाया, तो उसकी वजह से कुछ ग्लिचेस आ गई, मगर अल्हम्दुलिल्लाह क्योंकि उनकी तरफ से हमें पीओए नहीं आया, हम तपू अप्लाई नहीं कर पाए, तो वो माशाल्लाह, मगर स्टिल अल्हम्दुलिल्लाह वो भी लास्ट वीक 2 हफ्ते पहले उनका भी तपू आ गया। तो हमारी तो पूरी कोशिश होती है कि जी जितना हमसे हो सके उसको रखा जाए, क्योंकि हमारे अकाउंट में अगर कोई पैसे भेजता है कंपनी अकाउंट में, तो हम उसे अमानत के तौर पे रखते हैं कि यार ये आपकी अमानत आई है, इसको हम कोशिश होती है कि जल्द से जल्द इसको यूटिलाइज़ किया जाए जहाँ पर आप चाहते हैं। ठीक है, बार बार मैं एक ही बात करता हूँ, इज़्ज़ु मंतशा व तुज़िल्लु मंतशा। अल्लाह जब आपको एक दफ़ा इज़्ज़त दे देता है तो आपकी ज़िम्मेदारी है इज़्ज़त को आपने कैसे मेंटेन रखना है। ठीक है, तो इस तरह के माशाल्लाह बहुत सारे और सवालात हैं, मैं साथ साथ पढ़ता जाता हूँ, आपको बताता जाता हूँ।
अच्छा, इसमें एक और सवाल भी बड़ा हमसे आता है कि सर हमने आपको व्हाट्सएप के ऊपर हमें आपको मैसेज भेजा, आपका बहुत लेट रिप्लाई आ रहा है। तो लेट रिप्लाई आने का वजह सिर्फ इतनी होती है, हमें माशाल्लाह 3, 4, 5 हज़ार कई दफ़ा मैसेजेस डेली आ रहे होते हैं। और एक जो शिकायत मुझे हमारी जो टीम है उसकी तरफ से आती है, वो कहते हैं सर ये लिखते हैं हाय, हेलो, AOA, सलाम, अलैकुम सलाम, मतलब ये हम दोस्ती तो नहीं कर रहे ना। आपने जो बात करनी है आप टू द पॉइंट बात करें, इंट्रोडक्शन दे पूरा कि जी मेरा नाम, फॉर सपोज आपने पहले अपना इंट्रोडक्शन दिया कि जी मेरा नाम XYZ है, मैं यहाँ से ताल्लुक़ रखता हूँ, मेरा ये बजट है, मैं इस चीज़ में इंटरेस्टेड हूँ, तो टीम आप तक आएगी। फिर आप सिर्फ हाय लिख देंगे, AOA लिख देंगे, ये हेलो लिख देंगे, ये सलाम अलैकुम लिख देंगे, उसके बाद मतलब किस तरह आपसे बात होगी? वो तो फिर एक कन्वर्सेशन चल पड़ेगी ना, वो तो टाइम लगेगा, फिर एक बंदे के ऊपर हमें पूरा पूरा दिन देना पड़ेगा इस तरह से। तो काइंडली इस चीज़ का ख्याल रखें, काइंडली ख्याल रखें कि जितना हो सके पूरी एक बात करें, ठीक है, ताकि हमारे एंड से भी एक जल्द से जल्द आपको रैपिड रिस्पॉन्स मिल जाए। कि फॉर सपोज आपने हमसे कुछ पूछना है कि जी ये मुझे प्रॉपर्टी, मेरा नाम फॉर सपोज आदिल समी है, मैं इस्तांबुल से बेस करता हूँ, मेरा बजट $1 लाख का है, मुझे 2 बेडरूम अपार्टमेंट चाहिए। अब उसमें एरिया बता दें या शहर बता दें, इस्तांबुल में मुझे अपार्टमेंट चाहिए, तो हमारी टीम फ़ौरन आपका जवाब देगी और फ़ौरन आपको प्रपोजल्स भेजना शुरू कर देगी। ना कि आप लिखें AOA, फिर आप अगला मैसेज आता है हाय, हेलो, हाउ आर यू, दिस 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 दिस, तो इसमें बहुत टाइम लग जाता है, इस तरह बात हो भी नहीं पाती। ठीक है, तो काइंडली, क्योंकि हमारी जो टीम है वो पूरा दिन उसके ऊपर माशाल्लाह काम कर रही होती है, तो काइंडली इसका बिल्कुल ख्याल रखा करें ताकि आपको जल्द से जल्द मिल पाए। अच्छा, एक और साहब ने हमसे पूछा है कैन यू प्लीज़ कंफर्म व्हाट्स द कॉस्ट ऑफ एजुकेशन फॉर द किड्स इन टर्की। इसके ऊपर एक वीडियो मैं बनाऊंगा प्रॉपर। अच्छा, इसमें मैं बताता हूँ, यहाँ पे 2 तरह के सिस्टम है, एक स्टेट ओन है, 3 तरह के टेक्निकली आ जाएंगे, एक स्टेट ओन है, एक प्राइवेट ओन है, एक सेमाई आ जाता है। स्टेट ओन जो है वो बिल्कुल ऑलमोस्ट फ्री के मुकाबले है, ठीक है, बिल्कुल ऑलमोस्ट फ्री आ जाता है। अब जो आपका प्राइवेट है वो $4,000 से लेकर 40-50 हज़ार डॉलर तक की उनकी फीसेस आ जाती हैं, इट डिपेंड्स, ठीक है। अब उसमें अब जो सेमाई हैं, सेमाई में भी इसी तरह ही है कि 4, 5, 6, 7, 8 हज़ार डॉलर तक की उनकी भी फीस है, ठीक है। वो महाना, बाय ईयरली वो उस हिसाब से सारा कुछ हो सकता है, ठीक है। इसके ऊपर पूरी हम रिसर्च करके जो हमारे पास है उसके ऊपर एक पूरी आपको वीडियो भी बना के दिखाएंगे, ताकि जो लोग, जो फैमिलीज आना चाहती हैं उनके लिए बड़ी आसानी हो जाए। अच्छा जी, अच्छा, एक इसमें जो हमें बहुत ज़्यादा सवाल आता है कि हम रिलोकेट होना चाहते हैं, मेरे पास इतने साल का एक्सपीरियंस है, तो वो एक्सपीरियंसेस देखें, मैं नहीं बता सकता कि आपकी क्या एजुकेशनल बैकग्राउंड है या आपका क्या स्किल सेट है। यू आर द वन जो ख़ुद को बेहतर जानता है, आपको पता है कि आप कितने पानी में, अगर हम सीधी बात करें तो आपका क्या कैलिबर है। तो अगर आप ही खुद को नहीं पहचान सकते या जान सकते कि जी आप किसी दूसरे मुल्क जाएंगे तो आपके पास ये स्किल सेट है कि आपको नौकरी मिल जाएगी या नहीं मिलेगी, यू आर द वन जिसने खुद को जज करना है या असेस करना है। हाँ, मैं एक प्लेटफॉर्म दे सकता हूँ, हो सकता है कि वो भी क्या आ जाता है कि जी गाइडेंस कई दफ़ा कुछ हो जाती है कि यार पहले ज़ुबान सीख लें, पहले ये कर लें, वो कर लें। मैं जॉब किसी की भी नहीं करवा सकता, मैंने बार बार ये पहली वीडियो में भी बात की थी, अब भी मैं यही बात करूं, जॉब में हम नहीं असेस कर सकते। पूरी दुनिया में इस वक्त एक अजीब सी हलचल मची हुई है और उसमें यू आर एक्सपेक्टिंग मी कि मैं आपको जॉब्स प्रोवाइड करूं, मैं नहीं प्रोवाइड कर सकता, ठीक है। तो काइंडली इस चीज़ का बिल्कुल ख्याल रखा करें, क्योंकि हम इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट कंपनी है, हमारा ये बिल्कुल काम नहीं है कि हम इसके ऊपर किसी किस्म का काम करें। अच्छा, एक हमें असगर साहब की तरफ से सवाल आया, अच्छा, कि आप वो जो हमारी शायद मुस्लिम वर्ल्ड एंड फ्रांस वाली के ऊपर, आई एम कन्फ्यूज, दिस इज़ योर, ठीक है। अच्छा, वो जो वीडियो थी ना, उसका मकसद ये था कि देखिए 2 चीज़ें हैं। पहली चीज़ ये आ जाती है कि हमें अपने कौम को, अपने बच्चों को, अपनी नस्ल को एम्पावर करना है। एम्पावर किस तरह किया जाता है? एम्पावर सिर्फ उसी सूरत में किया जाता है उनको तालीम दे के, असला दे के एम्पावरमेंट नहीं होती, वो बेवकूफ़ी होती है। सिर्फ तालीम दे के एक नस्ल को एम्पावर किया जाता है, और उसका क्या तरीका है? उसका यही तरीका है, पहले पेरेंट्स को एम्पावर किया जाए, उनको तालीम दी जाए,
ठीक है। तो जब तक हमारे पेरेंट्स, अब वो पेरेंट्स किस तरह एम्पावर होंगे, पेरेंट्स इस तरह एम्पावर होंगे कि जी जो आने वाली नस्ल है, ये जो मौजूदा नस्ल है, उनको तालीम दी जाए। फिर उसके बाद जो उनकी नस्ल पैदा हो रही है वो खुद ब खुद वो बाशऊर होंगे पहली नस्लों से, क्योंकि ये एक नस्ल का काम नहीं है, इसमें टाइम लगता है। 1 2 3 4 5 नस्लें लगती हैं इसको पूरे सिलसिले को मुकम्मल करने में, फिर जाके कहीं पे एम्पावरमेंट आती है, फिर जाके कहीं शऊर आता है, फिर जाके तालीम की आपको अहमियत का पता चलता है। और इसमें जो इनका दूसरा सवाल था कि बिजनेस के ऊपर आप किस तरह बात कर रहे हैं, आई एम ओपन अबाउट द बिजनेसेस, क्योंकि हम यहाँ पे इंपोर्ट एक्सपोर्ट का भी माशाल्लाह कुछ काम कर रहे हैं, प्रॉपर्टी डेवलपमेंट का भी काम कर रहे हैं, फाइनेंशियल सर्विसेज का भी काम कर रहे हैं। तो मेरी जितनी अपनी कैपेसिटी है, ये हमारी टीम की जितनी अपनी कैपेसिटी है, हम पूरी कोशिश करेंगे जितना असिस्ट कर सके हम पाकिस्तानी कम्युनिटी को। या हमारे भाई एक ने हमसे शिकायत भी की कि आप इंडियन मुस्लिम्स का नाम नहीं लेते, तो इंडियन मुस्लिम्स को भी हम सपोर्ट करने को तैयार हैं। बांग्लादेश के भाई भी हमारे भाई हैं। तो जितने मुसलमान माशाल्लाह पूरी दुनिया में हैं, सब हमारे भाई हैं, और आई एम रेडी टू सपोर्ट देम, ताकि हम मुस्लिम उम्मत को स्ट्रॉन्ग करें। मेरा अपना कोई इसमें अपना कोई मतलब नहीं है, ठीक है। मेरा मकसद सिर्फ इतना सा है कि हम एक कम्युनिटी को स्ट्रॉन्ग करें। कम्युनिटी स्ट्रॉन्ग होगी तो उसका हर फर्द स्ट्रॉन्ग होगा, हर फर्द स्ट्रॉन्ग होगा तो किसी की जरूरत नहीं होगी हमारी तरफ इस तरह से कोई हरकतें करने की, ठीक है। तो जाते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। अच्छा, जो लोग कहते हैं कि जी हम टर्की आने के लिए तैयार हैं या प्लानिंग करें, तो मैं सबको कहता हूं कि जी बिल्कुल आएँ, हमारे ऑफिस से चक्कर लगाएं। यू आर मोस्ट वेलकम, बिल्कुल हमसे मुलाकात करें। और देखें, काम इसी तरह नहीं होता कि जी सिर्फ पैसे 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 के पीछे भागना है। कई दफ़ा आपको कम्युनिटी को सर्व करना पड़ता है, कई दफ़ा आपको गाइड करना पड़ता है, सदका जारिया है, और आई बिलीव इन दिस थिंग्स, ठीक है। इसमें एक और जो हमें सवाल आता है कि जी हम आना चाहते हैं, प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं, तो उसको हम रेंटल क्या करेंगे। इसके ऊपर हमने एक वीडियो भी बनाई थी। मैं नहीं बता सकता, हर प्रॉपर्टी का मैं नहीं बता सकता कि जी आपकी $60,000 की प्रॉपर्टी है, उसके ऊपर रेंट आपको कितना आएगा, $1,00,000 की प्रॉपर्टी है तो कितना रेंट आएगा, $2,00,000 की प्रॉपर्टी है तो कितना रेंट आएगा, $2 मिलियन की प्रॉपर्टी है तो कितना रेंट आएगा। तो इसमें सिंपल सी एक चीज़ आ जाती है कि देखें, यहाँ पे अगर जो रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी है 4 5 6% उसका रेंट आता है, ठीक है। और जो कमर्शियल प्रॉपर्टी है 7 8 9 और कई केसेस में 10% रेंट आता है, ठीक है। क्योंकि मार्केट फ्री है, आप खुद करना चाहें आप खुद पे रेंटल्स पे दे दें। अच्छा, इसके बाद एक जहांगीर शेर खान साहब का सवाल आया है कि गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ को आप कैसे देखते हैं प्रॉपर्टी के हवाले से और पाकिस्तानी नेशनलिटी। अच्छा देखें, गवर्नमेंट की जो पॉलिसी है पासपोर्ट के हवाले से, ये दे आर सीरियसली थिंकिंग टू चेंज इट, रिवर्स इट। ये होने वाली थी 3 लाख 4 लाख पे, ये कोविड की वजह से कुछ रुक गई। अब हो सकता है 2021 में से ये रिवर्स कर दें, ये रिवाइज कर दें, क्योंकि आपको अगर मालूम हो 2018 सितंबर तक ये $1 मिलियन था, इस वक्त तो 2.5 लाख है। हो सकता है ये 3 लाख या 4 लाख तक चला जाए। और इसमें जो एक मेन सवाल है वो पासपोर्ट नेशनलिटी का, कि अगर हम पाकिस्तानी पासपोर्ट के ऊपर आते हैं, टर्किश पासपोर्ट लेते हैं, तो क्या हमें क्या करना पड़ेगा। बहुत कन्फ्यूजन है। और एक साहब जो है, पता नहीं उनका क्या नाम है, पाकिस्तान से, वो तो हर वीडियो के नीचे यही कमेंट करते हैं कि आप झूठ बोलें, आप झूठ बोलें, आप झूठ बोलें पासपोर्ट नेशनलिटी के हवाले से। देखें, जब फरवरी में बात हुई ना, तो हमारे पास डॉक्यूमेंटेशंस आए, हमने रिपोर्ट्स पढ़ी, सारा कुछ हुआ कि जी MOU साइन हो रहा है, MOU साइन हो रहा है। पूरी दुनिया, मैंने ये बात नहीं की, पूरी दुनिया ने बात की। अगर पाकिस्तान के माशाल्लाह बड़े बड़े जर्नलिस्ट उठा लें, उन्होंने बात की, एंकर्स ने बात की, किस चीज़ें साइन हो रही हैं, ठीक है। मगर हुआ क्या, उसके बाद एकदम से फरवरी में गए थे यहाँ के फॉरेन मिनिस्टर और एर्दोआन साहब, उसके बाद फिर बाद में कोविड शुरू हो गया, वो तो चीज़ें डिले हो गई। अगर आप इसको बारीकी से देखें तो डिप्लोमेटिक लेवल पे काम कई दफ़ा स्लो हो सकते हैं, डिले हो सकते हैं। फिर इसमें कोविड आ गया, कोविड की वजह से मामला और डिले हो गए। तो भाई इसमें मेरा क्या कसूर है। आप मुझे कहें कि आप झूठ बोले, मैंने कहा झूठ बोला आपसे, मैंने तो वही बात बताई जो करंट सिनेरियो हो रहा था। ये तो उसी तरह है, मैं आज आपको कहूँ कि जी $2.5 लाख के ऊपर आपको यहाँ का पासपोर्ट मिल सकता है। आप कल गवर्नमेंट इसे रिवाइज कर दे, $4 लाख कर दे,
आप आके मुझसे लड़ें कि जी आपने कल कहा था कि ये $2.5 लाख के ऊपर है, आज $4 लाख कैसे हो गया? भाई गवर्नमेंट की पॉलिसी है, उन्होंने चेंज कर दिया। मैंने तो वो आपको बात बताई जो करंट सिनेरियो पे थी और वही एप्लीकेबल होता है। ठीक है, तो इसके अलावा और क्या सवालात हैं? अच्छा, इसमें लोग हमसे बाज़ारों का बहुत पूछते हैं, तो देखिए बाज़ारों का हमें पता कुछ नहीं होता कि कौन सा बाज़ार है, ना ही हमारा वो काम है। वो सिर्फ इसलिए बताए जाते हैं, ये दिखाए जाते हैं ताकि आपको आगाही हो, आपको पता हो। एक एक अगर आपने ख़रीदारी करनी, घर नहीं ख़रीदा जाता, मैं सबको बार बार कहता हूँ, उसका एरिया, उसकी विसिनिटी वो ख़रीदी जाती है। तो इसलिए आपको दिखाए जाते हैं ताकि आपकी आगाही हो सके और आपके लिए एक डिसीजन लेना बड़ा आसान हो सके। ठीक है। अच्छा, इसमें फिर एक बात आ जाती है, एक सवाल जिस तरह आया हुआ है कि अगर ठीक है कि अगर मैं पासपोर्ट ले लेता हूं तो किन फैमिली मेम्बर्स को मिलेगा पासपोर्ट? तो बार बार पहले भी मैंने बात की, हमारा जो ख़ानदानी निज़ाम है ना वो बड़ा ख़राब है। हमें नहीं पता ख़ानदान हम किसे कहते हैं, ये फैमिली हम किसे कहते हैं। अकॉर्डिंग टू द लॉ हस्बैंड, वाइफ और बच्चे। ठीक है, तो इसमें भी वही है, अगर आप मैरिड हैं, हस्बैंड वाइफ, और आपके वो बच्चे जो 18 साल से छोटे हैं, उनको पासपोर्ट के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। ठीक है, अगर 18 साल से बच्चे बड़े हैं तो उसका अलग केस है, आपके पेरेंट्स हैं तो उनका अलग केस है। हाँ, इसमें कुछ नरमी ज़रूर है उन लोगों के ऊपर जो डिपेंडेंट आ जाते हैं आपके। डिपेंडेंट ऐसे नहीं कि जी 25 साल का आपका बेटा हो गया वो स्टिल डिपेंडेंट अपॉन यू, नहीं। अगर कोई माजूर है, ये किसी किस्म का केस है, तो वो चीज़ें हो जाती हैं। ठीक है। अच्छा जी, बिल्कुल, वुमेंस के बारे में हमें बहुत सवाल आते हैं कि हमें बताएं कि यहाँ पे ख़वातीन अकेले रह सकती हैं, काम कर सकती हैं। तो अगर आपने हमारी मिस ज़ेबा के साथ वीडियो देखी हो तो वो आपके सामने मिसाल है। माशाल्लाह लोग आ रहे हैं, रह रहे हैं, और ऐसी हमारे पास सैकड़ों मिसालें हैं माशाल्लाह से, जो यहाँ पे वुमेंस लड़कियाँ आ रही हैं, रह रही हैं, पढ़ रही हैं। तो कहीं पे कोई इशू नहीं, कोई मसला नहीं बनता अल्हम्दुलिल्लाह से। अच्छा, इसके अलावा जी, इसमें एक और जो सवाल आता है कि सर आप अपना नंबर हमें दे दें। देखिए, मैं डायरेक्ट नहीं इस तरह कहीं पे भी बात करता, माशाल्लाह से मसरूफियत होती है तो उसके ऊपर बात नहीं हो पाती अनफॉर्चुनेटली, और माजरत। इसमें ये बिल्कुल बात नहीं है कि जी आदिल साहब बहुत बड़े इंसान हो गए, नहीं, अल्लाह ने इज़्ज़त दी है अल्हम्दुलिल्लाह। मेरा काम है सबको सर्व करना अल्हम्दुलिल्लाह, मगर काम की मसरूफियत की वजह से मैं हर एक इंडिविजुअल को ना जवाब दे सकता हूँ। और ये जो मैसेजेस जहाँ पर आप करते हैं, यहाँ पे हमारी प्रॉपर टीम होती है जो उसको मैनेज कर रही होती है। अच्छा, नायला मुर्तज़ा मैम ने पूछा है, भाई आप सिर्फ इस्तांबुल में डील करते हैं या बाकी सिटी में भी? हमारे पास पूरे टर्की में प्रॉपर्टीज़ हैं। इस्तांबुल इस वक्त हॉट टॉपिक है, लोग ख़रीदना चाहते हैं, तो इसलिए अल्हम्दुलिल्लाह लोग ज़्यादातर जो हैं वो यहाँ पे ख़रीदारी कर रहे हैं। ठीक है, तो देखिए, इस तरह के जितने भी आपके सवाल हों, ये तो वो सवाल थे जो मेरे सामने आते गए और मैं आपको बताता गया। ठीक है, और एक जिस तरह से एक और सवाल आता है कि जी आप बहुत ज़्यादा डॉलर्स में बात करते हैं, क्या टर्की की करेंसी भी डॉलर है? तो नहीं, टर्की की करेंसी जो है वो लिरा है। डॉलर में इसलिए बात की जाती है, माशाल्लाह आप लोग सब जो हैं, जो हमें मोहब्बत करते हैं, जो लोग देखते हैं, वो पूरी दुनिया से हैं। मैं अगर आपको पाकिस्तानी रुपीस में बताऊंगा तो वो इंडियन भाई जो हमारे हैं उनके लिए मसला बन जाएगा। मैं अगर इंडियन में बताऊंगा तो वो बाकी करेंसीज के लिए मसला बन जाएगा। तो हमारे लिए बेहतर रहता है कि हम डॉलर में बता दें, ताकि वो अपनी जिसने भी कन्वर्शन करनी है वो बड़ी आसान हो जाए। ठीक है। हाँ, इसमें जो एक सवाल आया बार बार हमें कि जो करेंसी डेप्रीशिएट हो रही है, इसके ऊपर मैंने एक अलग भी हमने वीडियो बना के बताया भी था कि देखें, जिस हिसाब से करेंसी डेप्रीशिएट हो रही है उस हिसाब से इन्फ्लेशन बढ़ रही है यहाँ पे, और जिस हिसाब से इन्फ्लेशन बढ़ रही है उसका इफ़ेक्ट जो है वो बिल्कुल नल एंड वॉइड हो जाता है, बहुत ज़्यादा मायने नहीं रखता। मगर माशाल्लाह इसमें मैं ये बात करूँगा, पोस्ट कोविड, प्री कोविड और पोस्ट कोविड में प्राइजेस में इस वक्त 40% का फ़र्क आ चुका है। तो इसमें देखें ना, ये बहुत बड़ा फ़र्क है। पूरी दुनिया जहाँ पे इस वक्त भी, आज अगर तारीख देखी जाए तो तकरीबन 6 नवंबर हो गई है, जुम्मे का दिन है, और पूरी दुनिया इस वक्त बंद होती जा रही है। यूएस इलेक्शन वहाँ पे चल रहे हैं। तो बात सिर्फ इतनी सी आती है कि देखें, हम जो है यहाँ पे माशाल्लाह बड़े पॉजिटिव रह कर एक आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। मार्केट हमारी खुली है, सारा कुछ हो रहा है, लोग आ रहे हैं, टूरिस्ट आ रहे हैं, प्रॉपर्टी बाइंग हो रही है, और आई बिलीव, मेरा मानना है पूरी दुनिया से ज़्यादा यहाँ पे प्रॉपर्टी बाइंग हो रही है इस वक्त।
ठीक है। तो इसमें कोई परेशान होने वाली बात नहीं है। थोड़ा सा एक पैच है, एक बैड फेस है, बैड फेस भी नहीं मैं कहूँगा, एक छोटा सा पैच है, ये निकल जाएगा, इसमें कोई इशू वाली बात नहीं है। अच्छा, और इसके अलावा सवालात हमें आते हैं कि जी जो प्रॉपर्टीज़ आप दिखाते हैं ये फर्निश होती हैं, तो क्या हमें फर्निश्ड ही मिलेंगी? नहीं जी, ये जो प्रॉपर्टीज़ हैं ये आपके शोकेस अपार्टमेंट्स होते हैं, ये सैम्पल अपार्टमेंट्स होते हैं। तो प्रॉपर्टीज़ आपको घर खाली मिलेंगे, मगर आप चाहें तो हम आपको फर्निश करके दे सकते हैं, उसमें कोई इशू वाली बात नहीं है। और इसकी कॉस्ट जो है वो वेरी करती है। आप चाहें $3000 का फर्नीचर आप हमें कहेंगे कि मेरा बजट है, या आप कहें $30,000 का बजट है, आपका घर एक कमरे का है या विला है, तो सारी चीज़ें वेरी करती हैं, ठीक है। और इसके अलावा आई बिलीव ये मोटे मोटे सवाल थे जो आई बिलीव सब कवर कर लिए। इसके अलावा हो सकता है कि आने वाले दिनों में हम और इस तरह की वीडियोस बनाएं, ताकि जिसमें जो जो भी आपके सवालात आते जा रहे हैं उनको क्लियर करते जाएं, ठीक है, और ताकि किसी किस्म की कोई परेशानी न रहे, ठीक है। और कता कलामी माफ़, ठीक है। आने वाली वीडियोस इस तरह की हम बनाते रहेंगे। मैं सख्ती नहीं करना चाहता, मगर क्या करूं, इस वक्त की ज़रूरत है कुछ सख्ती करना। जिस तरह के सिनेरियोज पूरी दुनिया में चल रहे हैं, जिस तरह मामला चल रहे हैं, थोड़ी सी तलखी सख्ती हो जाती है, माजरत उसके लिए। और अपनी फैमिली का ख्याल रखें, एंड सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।